दोस्तों, शेक्सपियर का एक नाटक जूलियस सीजर के बारे में हम लोग बात करते हैं। जूलियस सीजर का टाइम पीरियड 12 जुलाई 100 बीसी से 15 मार्च 44 बीसी तक का माना जाता है। यह शेक्सपियर के बेहतरीन नाटकों में से एक है। माना जाता है कि 1599 में इसको लिखा गया था। ईर्ष्या, लालच, सत्ता, डर, इन चीज़ों की वजह से कोई भी आपका कितना सगा क्यों ना हो आपको धोखा दे सकता है, आपके विरुद्ध हो सकता है, यहाँ तक कि वो आपकी जान भी ले सकता है। विलियम शेक्सपियर की कहानी जूलियस सीजर इसी थीम पर आधारित है। 15 फरवरी 44 बीसी को इस दिन से इसी कहानी की शुरुआत होती है। चलिए सुनते हैं। इस दिन को लुपरकेलिया के नाम से मनाया जाता है। रोमन परंपरा के अनुसार विकास तथा समृद्धि का शुभ दिन इसको माना जाता है। रोम के लोगों को एक तो त्यौहार की प्रसन्नता थी और उसमें दूसरी खुशी सीजर की विजय की भी मिल गई थी। वे जूलियस सीजर के दर्शनों की इच्छा में अपने अपने कार्यों को बंद करके सड़क पर इकट्ठे हो गए थे। रोम के दो प्रतिनिधि फ्लोवियल और मार्लस जूलियस सीजर की इस विजय से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। जब उन्होंने वहां भीड़ को इकट्ठा देखा तो वो भीड़ में घुसकर इसका कारण पूछना शुरू कर दिए। वे दोनों भीड़ को अपनी तरफ करते हुए बोले, तुम लोग कैसे हो? कल तक तो तुम लोग वीर पाम्पी को देखने और उनके दर्शन के लिए इस तरह खड़े होते थे और उनकी जय जयकार करते थे, और आज उसी के शत्रु का स्वागत करने जा रहे हो। तुम्हें शायद मालूम नहीं, इस विजय से रोम को कोई लाभ नहीं होगा। भागो यहाँ से और जाकर अपने वीर पाम्पी की पराजय का शोक मनाओ। उसकी फटकार सुनते ही सब लोग तितर बितर हो गए। फ्लोवियल ने मार्लस को मशवरा दिया कि तुम तो अब उस रास्ते से कैपिटल की तरफ जाओ, मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ। हम दोनों अलग अलग रास्तों से जाएंगे और रास्ते में जो भी मूर्तियाँ सजावट के लिए रखी गई हैं उन सबको तोड़ देंगे, क्योंकि अगर जूलियस सीजर इतनी सजावट को देखेगा तो उसका दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा और फिर वह हमारा और अधिक अपमान करने लग जाएगा। उसकी बात सुनकर मार्लस कहने लगा, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? तुम जानते हो आज लुपरकेलिया का पवित्र त्यौहार है। तुम इसकी चिंता मत करो। फ्लोवियल बोला, किसी भी प्रतिमा को सीजर की विजय प्रतीकों से सजने नहीं दो। मैं इधर उधर जाऊंगा और नगर के लोगों को सड़कों पर इकट्ठा नहीं होने दूंगा, क्योंकि यदि हमने ऐसा नहीं किया तो सीजर इतना ज़्यादा बलवान और प्रभावशाली हो जाएगा कि वह इंसान को इंसान नहीं समझेगा और हम सबको उससे भयभीत होकर रहना पड़ेगा। तभी वहाँ शान शौकत के साथ सीजर का जुलूस आ पहुँचा। इस शुभ अवसर पर होने वाली दौड़ में दौड़ने के लिए एंटोनियस खास तौर से सीजर के साथ ही साथ चल रहा था। इसके अतिरिक्त सीजर के साथ उसकी पत्नी कैलिफोर्निया, पोर्शिया, सिसरो, डेसियस, ब्रूटस, कैसियस तथा कास्का भी थे। एक भविष्य वक्ता भी उनके साथ साथ चल रहा था। सीजर ने अपनी पत्नी कैलिफोर्निया को हिदायत दे दी थी कि तुम उसी मार्ग पर खड़ी होना जिस पर दौड़ता हुआ एंटोनियस गुजरेगा। उसने एंटोनियस को भी हिदायत दी थी कि वह दौड़ते हुए कैलिफोर्निया को छूना ना भूले। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि वहाँ के बुजुर्गों का मानना था कि आज के पवित्र और शुभ अवसर पर दौड़ने वाले के स्पर्श मात्र से ही स्त्री का बांझपन दूर हो जाता है। तभी भीड़ में चलते हुए उस भविष्यवक्ता ने उसे पुकारा। भविष्यवक्ता आगे बढ़कर कहने लगा, 15 मार्च को सावधान रहना जूलियस सीजर। कौन हो तुम? सीजर चौंक पड़ा। भविष्यवक्ता ने फिर कहा, 15 मार्च को सतर्क रहना। सीजर उसकी बात सुनकर कहने लगा, अरे यह तो कोई ढोंगी व्यक्ति है, मुझे इस पर विश्वास नहीं। उसके पश्चात सीजर का जुलूस आगे बढ़ने लगा और ब्रूटस तथा कैसियस वहीं खड़े रह गए। पिछले कई रोज से कैसियस एक बात को महसूस कर रहा था कि ब्रूटस के मन में उसके लिए आत्मीयता की कमी आ गई है, किंतु हकीकत यह थी कि ब्रूटस के मन में एक द्वंद्व चल रहा था जिसके बारे में वह किसी को बताना नहीं चाहता था, और शायद यही वजह थी कि वह सबसे अलग अलग सा रहने लगा था। कैसियस बोला, ब्रूटस, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि अब मुझे तुम्हारी आंखों में वह विनम्रता और प्यार की झलक नहीं दिखाई देती जो कि मुझे पहले देखने को मिला करती थी। अब तुम जिद्दी और अजनबी की भांति बर्ताव करते हो। ब्रूटस बोला, कैसियस मेरे मित्र, मुझे गलत मत समझो। यदि मेरे व्यवहार में बदलाव आया है तो उससे दुखी भी तो मैं ही होता हूँ, कोई और तो नहीं होता। तभी भीड़ में शोर की आवाज़ सुनाई देने लगी। ब्रूटस ने अपने मित्र से कहा, लगता है जनता ने सीजर को अपना राजा मान लिया है। हालांकि मैं सीजर से बहुत प्रेम करता हूँ, मगर मैं नहीं चाहता कि वह राजा बने। फिर उसने कैसियस से पूछा, आखिर बात क्या है? तुमने इतनी देर से मुझे यहाँ रोक क्यों रखा है?
और यदि तुम कहना ही चाहते हो तो साफ साफ कहो। कैसियस बहुत मक्कार आदमी था। उसने ब्रूटस से कहा, मेरा मन तो स्वाभिमान की हिफाजत के लिए चिंतित हो रहा है। मैं किसी से डर कर या दब कर जीना नहीं चाहता। सीज़र हम लोगों की भांति ही साधारण आदमी है। उसका पालन पोषण भी हमारे प्रकार ही हुआ है। जन्म के समय हम भी आबाद थे जैसे सीज़र है। आज लोग उसे बहादुर समझते हैं, मगर वह उतना नहीं है जितना लोग उसे समझ रहे हैं। लोग उसकी पूजा करते हैं और मुझ जैसे वीर इंसान को उसके सामने झुकना पड़ता है और उसके इशारों पर नाचना पड़ता है। ब्रूटस ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, कैसियस, मैं जानता हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो। मैं खूब अच्छी प्रकार समझ रहा हूँ, लेकिन इस संबंध में हम लोग बाद में बातें करेंगे। इस वक्त तुम मुझे भड़काने की चेष्टा मत करो। कैसियस मन ही मन बड़ा प्रसन्न था कि वह ब्रूटस को भड़काने में कामयाब हो गया था। इन दोनों को बातें करते हुए काफ़ी समय गुजर चुका था। सीज़र का जुलूस वापस चला आ रहा था। उसे देखते ही ब्रूटस कहने लगा, खेल खत्म हो गया है और सीज़र वापस आ रहा है। ब्रूटस की दृष्टि सीज़र पर पड़ी तो उसने देखा कि उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। कैलिफोर्निया का मुख भी मुरझाया हुआ था। ब्रूटस स्थिति को भांपता हुआ कैसियस की तरफ देखते हुए बोला, देखो कैसियस, लगता है सीज़र बहुत क्रोध में है और बाकी लोग भी खामोश से दिखाई दे रहे हैं। सीज़र की पत्नी का मुख भी तो देखो, उतरा हुआ सा लग रहा है। सिसरो भी मुझे काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रहा है। सीज़र का जुलूस आगे की तरफ बढ़ चुका था। तभी कास्का का चोला कैसियस ने खींचा तो कास्का ने पीछे मुड़कर देखा। क्या बात है? क्या तुम्हें मुझसे कोई आवश्यक बात करनी है? ब्रूटस बोला, हाँ कास्का, हम यह पता करना चाहते हैं कि ऐसी क्या बात हो गई जो सीज़र क्रोध में है। कास्का कुछ सोचते हुए कहने लगा, बात यह थी कि सीज़र का जब राज मुकुट उपस्थित किया गया तो उसने अपने हाथ से मुकुट को एक तरफ हटा दिया और यहाँ वहाँ खड़े सभी व्यक्ति शोर मचाने लगे। कास्का ने ब्रूटस और कैसियस को बताया कि एंटोनियस ने 3 बार सीज़र को मुकुट पेश किया, लेकिन सीज़र ने तीनों बार मुकुट पहनने से इनकार कर दिया। इस पर शहर की पूरी जनता तालियां बजाने लगी। लोगों के शोरगुल से सीज़र का दम घुटने लगा और वह मूर्छित होकर वहीं गिर पड़ा। उसके मुंह से झाग निकल रहा था तथा उसका गला रूंध गया था। ब्रूटस तो पहले से ही इस बात को जानता था कि उसे हिस्टीरिया की बीमारी है। वह कुछ सोचते हुए बोला, तो क्या सीज़र को मुकुट 3 बार पेश किया गया था और तीनों बार उसने इनकार कर दिया? कास्का ने कहा, हाँ, तीनों बार ही उसने इनकार कर दिया, किंतु हर बार बड़ी कोमलता के साथ। तभी बीच में बात काटते हुए कैसियस ने पूछा, मुकुट सीज़र को पेश किसने किया था? कास्का शीघ्रता से बोला, एंटोनी ने। हाँ, एक बात और, उसकी मूर्तियों की सजावट उतार फेंकने के अपराध में उसने मार्लस तथा फ्लोवियल को भी नौकरी से हटा दिया है। फिर उसके जाने के बाद कैसियस न जाने क्या सोचता रहा। उसने कास्का को डिनर पर आमंत्रित किया कि वह उसके साथ मिलकर अपना कार्य साधना चाहता था। फिर कैसियस ब्रूटस के विषय में सोचने लगा कि ब्रूटस सीधा साधा व्यक्ति है, वह उसके झांसे में आसानी से आ सकता है, लेकिन उसके सामने जो परेशान करने वाली बात थी कि वह यह थी कि वह सीज़र का वफादार व्यक्ति था और कैसियस से नफरत करता था। किंतु उसने पूरी योजना बना ली कि वह किस प्रकार उसे सीज़र के विरुद्ध भड़काएगा। दूसरी रोज उसने कास्का को भोज निमंत्रण पर अपने यहाँ बुलाया। उस रात काफ़ी तूफान आ रहा था, भयानक हवाएं चल रही थी, मगर कास्का वहाँ पहुँच गया। धूर्त कैसियस ने सीज़र के उस वफादार कास्का को भी उसके खिलाफ भड़का दिया। इस प्रकार उसने और कुछ वफादारों को भी अपनी ओर कर लिया, यहाँ तक कि ब्रूटस को भी उसने भड़काना आरंभ कर दिया। कैसियस तथा कास्का अभी बात ही कर रहे थे, तभी किसी के कदमों की आहट सुनाई दी तो कास्का सतर्क हो गया। तभी सिन्ना ने वहाँ प्रवेश किया। तुम इतनी तेज़ी से कहाँ से आ रहे हो सिन्ना? कैसियस ने कहा, मैं आपके ही पास आ रहा था। उसने बताया, यह आदमी कौन है? इसे मैंने नहीं देखा, यह कास्का है। उसने कहा, आज से यह हमारे कार्य में भी बराबर सम्मिलित होगा। सिन्ना, यह पर्चा लो, इसे प्रेटर की कुर्सी पर रख देना जहाँ ब्रूटस इसे सरलता से उठा ले। दूसरा पर्चा खिड़की में फेंक देना। तीसरा पर्चा बूढ़े ब्रूटस की प्रतिमा पर चिपका देना। जब तुम यह काम निपटा लो तो पॉम्पी के थिएटर आ जाना, वहीं हम सब लोग मिलेंगे। फिर कास्का से बोला, कास्का तुम भी मेरे साथ चलो, क्योंकि हमें अभी सुबह होने से पहले ब्रूटस के घर भी जाना है। तुम नहीं जानते, 3/4 ब्रूटस हमारी तरफ हो चुका है। जब हम उससे मिलेंगे तब वह पूरी तरह से हमारे साथ हो जाएगा।
उसकी बात सुनकर कास्का बोला, वह लोगों के दिल पर चढ़ा है, यदि वह हमारे साथ हो जाए तो हमारा अपराध भी लोगों को महान कार्य दिखाई देगा। उधर ब्रूटस ने अपने सेवक लूसियस को बुलाया और उससे रात में रोशनी करने के लिए कहा, लूसियस देखो, मेरे कक्ष में अंधेरा है, जाकर मोमबत्ती जला दो। जी बहुत अच्छा, लूसियस कहकर चला गया और थोड़ी देर पश्चात आकर उसने खबर दी कि उसने कमरे में मोमबत्ती जला दी है और कमरे की खिड़की से उसे एक पत्र मिला है। लेकिन जब मैं सोने गया था उस वक्त तो वह पत्र नहीं था, मैं विश्वास से कह सकता हूँ। उसकी बात पर ब्रूटस ने ध्यान नहीं दिया और फिर बोला, तुम जाकर सो जाओ। उसके जाने के बाद ब्रूटस ने पत्र खोला जो लूसियस ने उसे दिया था और उसे पढ़ा। उसमें लिखा था, आदरणीय ब्रूटस, तुम कहाँ सोए हुए हो, जागो और स्वयं को पहचानो और रोम के लिए अपना मुख खोलो, प्रहार करो, जो बातें गलत हैं उन्हें दूर करने की कोशिश करो, बुराई को दूर करो। ब्रूटस खत पढ़ने के बाद सोचने लगा, ऐसे भड़काने वाले पत्र अक्सर उन जगहों पर डाले जाते हैं जहाँ से वो मुझे सरलता से मिल जाएं। क्या रोम के लोग एक व्यक्ति की वजह से भयभीत हैं? क्या रोम, मेरा देश, मेरी आंखों के सामने बर्बाद हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगले रोज सीजर विधिवत रोम की गद्दी पर बैठने वाला था। उससे एक रात पहले कैसियस अपने साथियों के साथ ब्रूटस के घर आ पहुंचा था तथा वो ब्रूटस को भी अपने साथ मिलाकर सीजर तथा एंटोनियो की हत्या की साजिश रचने वाले थे, इसलिए वह रात में ब्रूटस के पास पहुंचे। कैसियस के साथ कास्का, डेशस, सिन्ना, मेटलस, सिम्बर और ट्रिबिनियस भी थे। कैसियस ने ब्रूटस को देखते ही कहा, शायद हम सब लोगों ने आकर तुम्हारे विश्राम में बाधा डाल दी है। ब्रूटस ने बड़ी प्रसन्नता से कहा, आपका स्वागत है। अच्छा, यह तो बताओ, ऐसी कौन सी चिंता है जिसने तुम्हें आधी रात को भी बेचैन कर दिया और तुम लोग यहाँ आए हो? कैसियस आहिस्ता से उसके पास जाकर बोला, मैं तुमसे अलग से कुछ बातें करना चाहता हूँ। फिर दोनों आपस में कुछ कानाफूसी करने लगे। कुछ देर बाद वे लोग वहाँ आकर उन लोगों से कहने लगे, आइए अपना अपना हाथ आगे करके हम लोग कसम खाएं कि हम लोग कोई आपस में कोई गद्दारी नहीं करेंगे। इसके साथ साथ ब्रूटस ने यह भी बता दिया कि सीजर को सीधे साधे हत्या करने से जनता हमारे विरोध में खड़ी हो सकती है। यदि हमें यह काम करना ही है तो इस तरीके से करना चाहिए कि जनता को लगे कि हम अपने राष्ट्र हित में यह काम कर रहे हैं। और फिर यह सब निश्चित हो गया था कि क्या कैसे करना है। कैसियस उसकी बात सुनकर कहने लगा, और एंटेनो का क्या होगा? यहाँ तक कि एंटोनियो का सवाल है, तुम उससे ना डरो, ब्रूटस ने कहा, क्योंकि सीजर की मौत के बाद वह सीजर की मृतदेह की कटी भुजा के समान व्यर्थ हो जाएगा। फिर उन्हें घंटा बजने की आवाज़ सुनाई दी। ब्रूटस बोला, देखो तो क्या वजह है? कैसियस ने कहा, 3 बज चुके हैं। उन्हीं लोगों में से एक बोला, अब हमें चलना चाहिए, रात भी बहुत हो चुकी है और बाकी का कार्य भी निपटाना है। कैसियस ने कुछ सोचते हुए कहा, किंतु एक बात जरा टेढ़ी सी लगती है कि सीजर सुबह बाहर आएगा भी अथवा नहीं, क्योंकि आजकल वह भविष्यवाणियों पर ज़्यादा यकीन करने लगा है। हो सकता है वह किसी भविष्यवाणी पर यकीन करके कल कैपिटल पहुँचे अथवा नहीं। डेशस शीघ्रता से बोला, तुम इसकी चिंता मत करो, अगर वह नहीं भी आएगा तो भी मैं उसे लेकर आऊँगा। तुम लोग इस कार्य को मेरे पर छोड़ दो, क्योंकि मैं उसे खुश करना जानता हूँ और इस प्रकार कैपिटल ला सकता हूँ। कैसियस एक गहरी सांस लेकर कहने लगा, नहीं, हम सब लोग जाकर उसे कैपिटल लेकर आएंगे। फिर सभी ब्रूटस से अनुमति लेकर अपने घर की ओर चल दिए। उसके जाने के बाद जैसे ही ब्रूटस मुड़ा तो चौंक गया। सामने उसकी पत्नी पोर्शिया खड़ी थी। वह ब्रूटस के निकट आकर उन सभी लोगों के विषय में पूछने लगी और उसकी चिंता की वजह भी पूछने लगी, किंतु ब्रूटस ने अपनी बीमारी का बहाना बनाकर उसे टालने की कोशिश की और कहने लगा कि समय आने पर वह उसे सब बता देगा। उधर ब्रूटस तथा उसके साथियों के षड्यंत्र का सीजर की पत्नी को पहले से ही एहसास हो गया था। पिछली रात इसे ख्वाब आया था कि सीजर की हत्या की जा रही है। प्रातःकाल होने पर कैलिफोर्निया ने अपने पति सीजर को यह बात बताई और कहा, आज वह घर से बाहर ना निकले। ज्योतिषियों ने भी ऐसा ही समाचार भेजा है, किंतु सीजर नहीं माना। वह राजधानी जाने के लिए दृढ़तापूर्वक अटल था। उसने पत्नी से कहा, खतरों से डरना तो कायरों का कार्य होता है। वीर लोग खतरों का सामना करते हैं और मुझे डरपोक बनकर रहना कभी भी पसंद नहीं। मृत्यु तो अटल है, तो फिर उससे डरना कैसा? मैं खतरों से डरने वाला मनुष्य नहीं।
सीजर कठोर स्वर में बोला, सीजर अवश्य बाहर जाएगा। खतरा उत्पन्न करने वाली चीज़ों ने कभी मेरे मुंह की ओर नहीं देखा, उन्होंने सदा मेरी पीठ की तरफ ही देखा है। अगर उन्होंने कभी मेरे मुंह की तरफ देखने की हिम्मत भी की तो उनको वहीं समाप्त कर दिया जाएगा। सीजर की पत्नी से समझाने लगी, रात्रि के तूफान में बहुत सी अजीब घटनाएं घटी हैं जिन्हें पहरेदारों ने अपने नेत्रों से देखा है और मुझे बड़ा डर लग रहा है। कैलिफोर्निया उसके पांव पकड़ते हुए बोली, आप कैपिटल ना जाएं, आपका यह आत्मविश्वास आपके विवेक को समाप्त कर रहा है। उसने सुझाव दिया, हम मार्क एंटोनी को सीनेट हाउस भेज देंगे, वह वहाँ जाकर बता देगा कि आज आपकी तबीयत सही नहीं है। मैं आपके पांव पकड़ती हूँ, आप मेरी बात मान लीजिए। उसकी बात सुनकर सीजर बोला, अच्छा ठीक है मार्क एंटोनी, कह देना आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारी खुशी के लिए मैं घर पर ही रुक जाता हूँ। अभी यह सब चल ही रहा था कि सीजर पत्नी की बात मानने का दिल बना ही रहा था कि तभी डेशस उसे लेने आ गया और उसे देखते ही सीजर ने कहा, तुम अच्छे वक्त पर आ गए। मेरी बीवी कैलिफोर्निया ने आज मुझे रोक लिया है क्योंकि उसने कल ख्वाब देखा था कि मेरी प्रतिमा में से सैकड़ों सुराख वाले फव्वारे के समान रक्त बह रहा था और अनेक लंबे तगड़े रोमन वहाँ मुस्कुराते हुए आए और उन्होंने अपने हाथ उस रक्त में धोए। इस ख्वाब को वह अपशकुन मानती है और समझती है कि यह बात शीघ्र ही होने वाली है, इसलिए उसने मेरे पांव पकड़कर मुझसे कहा कि मैं आज कहीं नहीं जाऊं। पूरी बात जानकर डेशस कहने लगा, आप इस सपने का गलत मतलब ना निकालें, यह तो बड़ा शुभ स्वप्न है। इसका मतलब है रोम में नए जीवन का रक्त संचार होगा और रोम की प्रजा को नव जीवन की प्राप्ति होगी। डेशियस की इस व्याख्या से सीजर बहुत प्रसन्न हुआ। इतना ही नहीं, उसने यह कहकर उसका दिमाग और ख़राब कर दिया कि सीनेट के लोग आपको राज मुकुट पहनाना चाहते हैं, तथा यह भी कहा कि यदि आप वहाँ ना जाएंगे तो हो सकता है कि लोग आपको डरपोक समझ लें। कुछ लोग ऐसा व्यंग भी कर सकते हैं कि जब कैलिफोर्निया का शुभ स्वप्न नहीं आएगा तब तक आपकी ताजपोशी भी नहीं होगी। सीजर कैलिफोर्निया की तरफ देखकर बोला, कैलिफोर्निया अब देखो, तुमने कितनी बेवकूफ़ी वाली बात की थी। मुझे शर्मिंदा होना पड़ रहा है कि मैंने तुम्हारी बात क्यों मान ली। मेरे कपड़े लाओ, मैं कैपिटल जाऊंगा। यह सब सुनकर सीजर का मन बदल गया था तथा वह सीनेट जाने के लिए राजी हो गया। तभी ब्रूटस, कास्का तथा अन्य दरबारी भी वहां पहुंचे। सीजर ने उन सबका स्वागत किया। उसको देखकर ब्रूटस बोला, तुम्हारा स्वागत है सीजर। मगर ब्रूटस का हृदय दुख से ग्रस्त है, यह सोचकर एक समान वस्तुएं हमेशा नहीं रहती। कभी हम लोग मित्र की तरह रहते थे, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। फिर वे सब वहां से रवाना हो गए। रास्ते में आर्टेमिडोरस नाम का एक आदमी सीजर को एक पत्र देने के लिए प्रतीक्षा कर रहा था। उसने खत में लिखा था, प्रिय सीजर, ब्रूटस से सावधान, कैसियस से सावधान, कास्का के निकट भी मत जाना, सिन्ना पर कड़ी नज़र रखना, ट्रिपोनियस का भी विश्वास मत करना, मेटिलर सिम्बर को भी भांपना। डेशस, ब्रूटस को भी तुमसे प्यार नहीं है, लिगारियस को भी तुमने नुकसान पहुंचाया था, इसलिए वह भी तुम्हारा मित्र नहीं है। इन सब लोगों का एक ही इरादा है, यह सब लोग तुम्हारे खिलाफ है, मगर तुम खुद को नहीं समझते तो अपनी जान बचाने की चिंता करो। ज़्यादातर सुरक्षित भाव भी षड्यंत्र को कामयाब बनाता है। शक्तिशाली देवतागण तुम्हारी हिफाजत करें। तुम्हारा दोस्त आर्टेमिडोरस। वह पत्र लिए मार्ग में प्रतीक्षा कर रहा था कि जब सीजर इधर से गुजरेगा मैं यहाँ खड़ा रहूँगा तथा उसको एक प्रार्थी के रूप में यह पत्र दूंगा। मार्ग में जब सीजर आर्टेमिडोरस के पास से गुजरा तो उसने आगे बढ़कर उसे अपना खत थमा दिया और कहने लगा, तुम्हारा स्वागत है सीजर, यह दस्तावेज पढ़ो। तभी डेशस सलाह देने लगा, सीजर, तुम्हें यह खत शांति के साथ कैपिटल जाकर ही पढ़ना चाहिए। आर्टेमिडोरस जल्दी से बोला, नहीं सीजर, मेरी याचिका पहले पढ़ो, क्योंकि मेरी याचिका ऐसी है जो सीजर से घनिष्ठ ताल्लुक़ रखती है। इसे पढ़ो महान सीजर। जो हमसे घनिष्ठ संबंध रखती है वह याचिका सबसे बाद में देखी जाएगी, सीजर बोला। सीनेट की कार्यवाही आरंभ होते ही ट्रिबोनियस, जो कि एक षड्यंत्रकारी था, सीजर के खास हितैषी एंटोनियस को लेकर बाहर चला गया। तभी डेशस इधर उधर देखकर कहता है, मेटिलस सिम्बर कहाँ है? उसे अब तक यहाँ आ जाना चाहिए तथा अपना प्रार्थना पत्र सीजर को दे देना चाहिए। तभी मेटिलस सिम्बर ने वहाँ प्रवेश किया। डेशस ने मेटिलस सिम्बर से अपना प्रार्थना पत्र देने के लिए कहा। सिन्ना ने कास्का से कहा, सीजर का पहला आघात तुम करोगे। सीजर ने वहाँ बैठकर पूछा, क्या हम सब लोग तैयार हैं? अब बताओ वह कौन सी भूल है जो सीजर को तथा उसके सीनेटरों को सुधारनी है। तभी मेटिलस सिम्बर ने
सीजर के सम्मान में सिर झुकाकर अपने भाई पब्लियस सिम्बर के निष्कासन का आदेश रद्द करने की विनती की। तुम्हारे भाई का निष्कासन देश के कानून के मुताबिक हुआ है। मैं तुम्हारे इस दंडवत प्रणाम से या सिर झुकाने से पिघलने वाला नहीं हूँ। इस प्रकार उसने फटकारते हुए सिम्बर को कुत्ते की तरह दुत्कार दिया। मेटिलस भीड़ में देखता हुआ कहने लगा, क्या यहाँ कोई और ऐसा आदमी नहीं है जो सीजर से मेरे निष्कासित भाई की वापसी के लिए विनती करे? इस प्रकार ब्रूटस ने भी सीजर से पब्लियस सिम्बर की मुक्ति के लिए विनती की। कैसियस ने भी बड़े अदब के साथ कहा, माफ़ करना सीजर, मैं अत्यधिक आदरपूर्वक तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम पब्लियस सिम्बर को पूर्ण नागरिक अधिकार प्रदान करो। इसके पश्चात सिन्ना और टेशस ने भी प्रार्थना की, लेकिन सीजर ने उन्हें भी फटकार दिया और बोला, देखते नहीं ब्रूटस की अपील भी रद्द कर दी गई है। इतना सुनते ही कास्का बोला, अब हमारे हाथ ही हमारी बात मनवाएंगे। इसके पश्चात सभी ने बारी बारी से सीजर को तलवार भौंकना शुरू कर दिया। सबसे पहला आघात सीजर पर कास्का ने किया था और सबसे आखिरी बार सीजर पर ब्रूटस ने किया। इस घृणित काम में ब्रूटस की सहभागिता देखकर सीजर मर्माहत हो गया और बोला, ब्रूटस तुम भी। और इसके पश्चात सीजर ने वहीं दम तोड़ दिया। सीनेटर लोग तथा जनता भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। तभी सिन्ना ने कहा, हम अब स्वतंत्र हैं, अत्याचारी का अंत हो गया है। अब हमें जल्दी से जल्दी यह स्थान छोड़कर सड़कों पर चलना चाहिए तथा चीख चीख कर घोषणा करनी चाहिए कि अब हम स्वतंत्र हैं। तभी कास्का ने ब्रूटस से बताया, ब्रूटस प्लेटफॉर्म पर जाओ। फिर वह कैसियस की तरफ मुखातिब होकर बोला, और कैसियस तुम भी। हम लोगों को एक साथ मिलकर किसी सुरक्षित जगह पर खड़े होना चाहिए। ऐसा ना हो सीजर का कोई मित्र अचानक से आ जाए, मेटिलस ने कहा। इस कांड की सूचना जैसे ही एंटोनियस को मिली तो वह अपने घर की ओर भाग गया। एक शरणकारी ने बताया कि वह तो घबराकर ऐसे भागा जैसे कोई कयामत आ गई। ब्रूटस ने सीजर की लाश को देखते हुए बताया, हमारे भाग्य में क्या है, हम सब यह जानते हैं, एक ना एक रोज हमें भी मरना है, लेकिन मृत्यु का वक्त कब आएगा, हमारा जीवन कितना शेष है, यही बातें सोचा करते हैं। कैसियस बोला, फिर तो वह व्यक्ति जो अपनी मौत से 20 साल पहले ही मर गया, यह सब बातें सोचने से बच जाएगा। हे रोम के लोगों, झुक जाओ तथा सीजर के खून से अपने कोहनियों तथा हाथ को भिगो लो और अपनी तलवारों को भी इसके रक्त से स्नान कराओ। फिर हम बाजार के चौराहे की ओर जाएंगे, अपने खून से सनी तलवारों को अपने सिरों के ऊपर हिलाते हुए और चीखते हुए बढ़ेंगे। शक्ति प्राप्त हो गई, हमें आज़ादी मिल गई, अब हमारे हक हमें मिल चुके हैं। हम सबको झुकना चाहिए तथा अपने हाथों और तलवारों को सीजर के रक्त से स्नान कराना चाहिए। आने वाले वक्त में हमारा ये महान कार्य लोगों को सबक देगा। तभी एक सेवक वहां दाखिल हुआ। अरे यह तो एंटोनी का नौकर है, सभी एक साथ बोले। नौकर ने आदरपूर्वक अंदाज में कहा, ब्रूटस, मेरे मालिक ने मुझे आज्ञा दी है कि पहले मैं आपके सामने इस तरह झुकूं और फिर आपको प्रणाम करूं। उसके पश्चात आपको यह संदेश दूं कि ब्रूटस उच्च वीर और ईमानदार हैं। सीजर शक्तिशाली वीर, राशि ठाट वाला तथा प्रेमी था। एंटोनी ब्रूटस से प्रेम करता है और उसका आदर करता है। वह सीजर से डर कर उससे प्रेम करता था और उसका सम्मान करता था। उसका संदेश पाकर ब्रूटस बोला, ओ एंटोनी, हमसे हमारी मौत मत मांगो। इस समय हम तुम्हें सीजर की हत्या करने की वजह से दुष्ट प्रतीत हो रहे हैं। तुमने हमारे दिल को नहीं पहचाना जो कितना कोमल है। उसी प्रकार रोमन के लिए जो दया हमारे दिल में थी, उसने सीजर के लिए दया को बाहर निकाल दिया और हमें मारने के लिए विवश होना पड़ा। उसकी बात सुनकर एंटोनी बोला, मुझे इस बात पर कोई शक नहीं कि तुम अक्लमंद हो, इसलिए मैं तुम लोगों के साथ हाथ मिलाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं ब्रूटस से हाथ मिलाऊंगा। फिर वह सब लोग आपस में हाथ मिलाने लगे। एंटोनी सीजर को की मृतदेह की तरफ देखता हुआ बोला, ओ सीजर, मुझे माफ़ कर दो सीजर, इस स्थान पर तुम्हें घेरा गया होगा, यहीं घायल होकर तुम गिरे होगे और यहीं तुम्हारे हत्यारे भी खड़े हैं जिनकी पोशाक तुम्हारे खून से लाल है। देखो किस तरह तुम यहाँ पड़े हुए हो। एंटोनी ने कहा, एक प्रार्थना है कि आप मुझे अनुमति दें कि मैं सीजर की लाश को बाजार के चौराहे पर ले जाऊं और इसके दाह संस्कार के वक्त प्लेटफॉर्म से कुछ ऐसे भाषण दूं जैसे कि मित्र दिया करते हैं। तुम्हें आज्ञा दी जाती है मार्क एंटोनी, ब्रूटस ने आदेश दिया। कैसियस बोला, ब्रूटस, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ।
फिर वह एकांत में जाकर बोला, ब्रूटस, तुम नहीं जानते कि तुम ये क्या कर रहे हो। उसके दाह संस्कार में एंटोनी को बोलने की आज्ञा ना दो। क्या तुम जानते हो कि उसे भाषण देने से कितने लोग भड़क जाते हैं। क्षमा करना, ब्रूटस ने कहा, पहले मैं प्लेटफॉर्म पर जाऊंगा और वहां जाकर सीजर की हत्या की वजह बताऊंगा। मार्क एंटोनी, यह सीजर का मृत शरीर है, तुम इसे ले जा सकते हो, मगर तुम अपने दाह संस्कार के भाषण में हमें दोषी नहीं ठहराओगे। ब्रूटस ने कहा, तथा तुम सीजर की तारीफ में जो भी कहना चाहते हो वह कह सकते हो, वरना अंत्येष्टि संस्कार में तुम्हें कोई हिस्सा नहीं ले पाओगे। तुम्हें सिर्फ उसी प्लेटफॉर्म पर बोलना होगा जहां मैं जा रहा हूं, तथा मेरा भाषण खत्म हो जाने के पश्चात ही तुम बोलोगे। ठीक है, मुझे स्वीकार है, एंटोनी ने कहा। उनके जाने के बाद एंटोनी सीजर की लाश के पास बैठते हुए बोला, ओ खून से तर लाश, मुझे क्षमा करना, मैं इन कसाईयों के साथ शांत और विनम्र हूँ। तुम उस महान व्यक्ति का अवशेष हो जो कि कभी प्रगतिशील वक्त के किसी अंश में जीवित था। भगवान उन लोगों को सज़ा देगा जिन्होंने तुम्हारी हत्या की है। मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि उन मर्दों के अंगों पर एक एक अभिशाप उतरेगा। गृह कलह तथा गृह युद्ध से पूरी इटली संतप्त होगी। खून खराबा, विनाश इतने सामान्य से बात हो जाएगी कि भयानक दृष्टि इतने साधारण सी बात होगी कि हर माँ योद्धाओं के द्वारा काटे हुए अपने बच्चों को देखकर सिर्फ मुस्कुराया करेंगी, क्योंकि वह इन नज़ारों को देखने की वह आदी हो जाएंगी। तभी वहाँ एक आदमी आ गया। उसे देखकर एंटोनी ने पूछा, क्या तुम ऑक्टेवियस के सेवक हो। जी हाँ, मार्क एंटोनी। सीजर ने ऑक्टेवियस को रोम आने के लिए खत लिखे थे। एंटोनी बोला, जी हाँ, वो खत उन्हें मिल चुके हैं, वो रोम आ रहे हैं। उन्होंने मुझे आज्ञा दी थी कि मैं जवानी तुमसे मिलूं। ओ सीजर। तभी उसकी दृष्टि सीजर की लाश पे पड़ी और वह रोने लगा। एंटोनी ने हिदायत दी, तुम तुरंत वहाँ के लिए रवाना हो जाओ। यहाँ जो घटा है उसकी खबर उन्हें दो। आज रोम शोक में है और खतरे में है, इसलिए उन्हें यहाँ खतरा पैदा हो सकता है। तुम यहाँ से प्रस्थान करो, लेकिन थोड़ी देर ठहर जाओ। तुम्हें तब तक नहीं जाना है जब तक मैं इस लाश को बाजार के चौराहे पर ना ले जाऊँ। वहाँ मैं अपने भाषण से यह जानने की कोशिश करूँगा कि लोगों ने इन हत्यारों के कर्मों को कैसे लेते हैं। यह सब देखकर तुम जाना और युवक ऑक्टेवियस को वर्तमान स्थिति से अवगत कराना और मेरी मदद करो। बाहर ब्रूटस नागरिकों को अपना भाषण सुना रहा था। मेरे देशवासियों, यहाँ कौन है जो सीजर का दोस्त है और यह जानना चाहेगा कि सीजर के खिलाफ ब्रूटस ने अपना तलवार क्यों उठाई। मैं यही कहूँगा, इसलिए नहीं कि ब्रूटस सीजर को कम प्रेम करता था, बल्कि इसलिए कि ब्रूटस रोम को ज़्यादा चाहता था। आप क्या चाहते हैं, सीजर जिंदा रहता और हम सब उसकी गुलामी करते मर जाते, या सीजर मरता हम लोग स्वतंत्रता के साथ जिंदा रहते। क्योंकि सीजर मुझसे प्यार करता था, मैं उसकी मृत्यु पर रोता हूँ क्योंकि वह भाग्यशाली था। मुझे इस बात की खुशी है कि क्योंकि वह वीर था, मैं उसका सम्मान करता हूँ, किंतु वह महत्वाकांक्षी था, इसलिए मैंने उसकी हत्या की है। उसके प्रेम के कारण ही मेरे नेत्रों में आंसू है। तभी एंटोनी वहाँ सीजर का मृत शरीर लेकर आ जाता है। एंटोनी सभी नागरिकों को अपनी तरफ आकर्षित करते हुए बोलता है, मेरे प्यारे रोमवासियों। उसकी बात सुनकर वहाँ इकट्ठा भीड़ खामोश हो गई और एंटोनी को सुनने की चेष्टा करने लगी। एंटोनी ने कहा, मित्रों, रोमन बंधुओं, जरा मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं सीजर को दफनाने आया हूँ, उसकी तारीफ करने नहीं। जो लोग उसकी बुराई करते हैं वह उसकी मौत के बाद भी याद की जाती है। भलाई अक्सर मृत्यु के पश्चात ही बुला दी जाती है। यही बात सीजर के साथ भी हो जाने दो। लुपरकेलिया के मौके पर आपने देखा कि मैंने सीजर को 3 बार ताज पेश किया था। उसने तीनों बार ताज को लेने से मना कर दिया। क्या यह महत्वाकांक्षा थी? फिर भी ब्रूटस कहता है कि वो महत्वाकांक्षी था, तथा निश्चय ही ब्रूटस सामान्य व्यक्ति हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। तभी एक नागरिक बोला, ये तो वाकई सीजर के साथ बड़ा जुल्म हुआ है। दूसरा नागरिक कहने लगा, एंटोनी ठीक कहता है, सीजर महत्वाकांक्षी नहीं था, क्योंकि उसने राजमुकुट को भी ठुकरा दिया था। एंटोनी ने फिर अपनी बात कही, मेरे देशवासियों, मैं तुम्हें एक बात से ज़्यादा
अवगत कराना चाहता हूँ। मेरे पास सीज़र की लिखी वसीयत है जो रोमन लोगों के लिए है तथा उस पर उसकी मोहर भी लगी है। यह वसीयत उसने मुझे अपने पास दी थी। किंतु दोस्तों, माफ़ करना, मैं इस वसीयत को पढ़ना नहीं चाहूँगा क्योंकि इसे सुनते ही रोमन के लोग पागल हो जाएंगे और सीज़र के शव को चूमने लगेंगे। वे यादगार के रूप में उसके बाल मुझसे मांगेंगे तथा अपने मरने के बाद उस बाल को एक कीमती पैतृक संपत्ति के रूप में अपने बच्चों के लिए छोड़ जाएंगे। एक नागरिक बोला, हम वसीयत सुनना चाहते हैं। सभी नागरिक चीख पड़े, वसीयत, वसीयत, हम सीज़र की वसीयत को सुनना चाहते हैं। एंटोनी वसीयत पढ़ने लगा। ये रही वसीयत तथा इस पर सीज़र की मोहर लगी हुई है। इसमें सीज़र ने हर रोमन को, हर एक को अलग अलग अपने निजी धन में से 75 ड्रेचमा दिए हैं। तभी नागरिक बोला, ओह माँ सीज़र, हम तुम्हारी मृत्यु का बदला लेंगे। अब एंटोनी जो चाहता था वह उसे हासिल हो चुका था। वह अपने मकसद में कामयाब हो चुका था। उसका मकसद था रोमन लोगों को भड़काना। जनता बुरी तरह भड़क उठी थी और चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, हम सीज़र के कातिलों को नहीं छोड़ेंगे, बदला लेंगे। सही वक्त पर ऑक्टेवियस भी वहां पहुंच चुका था। एंटोनी के साथ उसने भी मिलकर कास्का, सिन्ना, अर्टिशस, कैसियस तथा सभी षड्यंत्रकारियों को मौत के घाट उतार दिया। प्रजा ने इन सब लोगों के घरों में आग लगा दी। आखिर में ब्रूटस रह गया। उसकी खोज रोमन जनता, एंटोनी और ऑक्टेवियस कर रहे थे, लेकिन वह उन लोगों के हाथ नहीं आया तथा उसने स्वयं आत्महत्या कर ली। आखिर में एंटोनी उसके शव को देखकर कहने लगा, ब्रूटस उन सब लोगों में महान था। उसे छोड़कर सभी षड्यंत्रकारियों ने जो कुछ भी किया वह सब सीज़र से डाह के कारण किया। केवल ब्रूटस में ही सच्ची ईमानदारी और जनता की भलाई शामिल थी। उसके बाद ब्रूटस का सम्मान सहित दाह संस्कार एंटोनी व उसके साथियों के द्वारा किया गया। इस प्रकार यह कहानी समाप्त होती है। मार्च 44 बीसी को जूलियस सीज़र 55 वर्ष का था। उसको करीब 60 सीनेटरों के ग्रुप ने मार दिया। उसके ऊपर 23 बार तलवार घोंपी गई। पहला वार कास्का ने किया, आखिरी बार ब्रूटस ने। गलत लोगों पर बहुत ज़्यादा विश्वास कर लेना खतरनाक होता है। जूलियस सीज़र ने भी अपने सबसे अच्छे दोस्त ब्रूटस पर बहुत ज़्यादा विश्वास किया। इसी विश्वास में बहुत बड़ा धोखा छुपा था। तो मेरी कहानी समाप्त होती है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।